नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट बीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पुराने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे हमारी डिजिटल फैमिली बढ़ सके और हम एक नया मुकाम हासिल कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कुछ दिनों में उच्च न्यायालयों और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर जो रिक्तियाँ बढ़ रही हैं, जो खाली जगह रह जा रही हैं, जजों की संख्या कम है, उसके लिए उन्होंने क्या चिंता व्यक्त की है। क्योंकि अगर 1 अगस्त की बात की जाए तो हाई कोर्ट में क्या हुआ है, 455 पद खाली, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में असम सरकार के राजनीतिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिससे राज्य पुलिस की सीमा की शाखा, जो कि फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत गोरखाओं के खिलाफ कोई मामला फॉरेन ट्रिब्यूनल को नहीं भेजने का आदेश दिया गया है। कि अभी तक क्या होता था, जितने भी गोरखाओं से कोई मामले आते थे उनको फॉरेनर ट्रिब्यूनल के द्वारा भेज दिया जाता था। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े अत्याधुनिक नवीनीकृत नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन बातों को जिसमें क्या है, अदालतों में बढ़ती हुई रिक्तियाँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाह निवारण तंत्र तथा संस्थान है। तो अगर संबंधित चिंताएं क्या देखें तो केंद्र सरकार ने बोला है कि अभी तो जितने भी मामले हैं, सबसे ज़्यादा जो मामलों में देरी की जा रही है, जितने कॉमर्शियल मामले हैं वहाँ पे देरी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस पर उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इसलिए क्या है, इनके रिक्त पदों को जितनी जल्दी हो सके जजों को क्या किया जाए, भरा जाए। अगर उच्च न्यायालय व निचली अदालतों में रिक्तियों की संख्या बढ़ने के अगर कारण देखे जाएँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे क्या है, जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनको भरने के लिए जितने भी सिस्टम है उनमें थोड़े दोष हैं, उनको सही से एग्जाम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर चल रहे हैं उनमें क्या है, एक तो बहुत ही स्लो तरीके से चल रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है कि उनमें जो जो स्लो प्रोसेस है वो भी इतना स्लो हो जा रहा है कि रिक्तियाँ इतनी खाली हो जाती हैं कि जितने जज नहीं उससे कहीं ज़्यादा रिक्तियाँ खाली होती हैं। इसके अलावा जितना भी इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है और जो स्टेट की जो पीसीएस रैंक के जो लोक सेवा आयोग हैं, उनके बीच में भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसके अलावा क्या बात की जा रही है, इसमें क्या है कि ना तो क्वांटिटी की बात की देखी जा रही है, ना क्वालिटी की बात की जा रही है। इसका मेन रीज़न क्या है, हमारे पास डेटा है ही नहीं कि किस क्वालिटी के लोग चाहिए, किस क्वांटिटी के लोग चाहिए। जिससे क्या हो रहा है, कोई प्रभावकारी से सुधार करने की कोशिश भी की जा रही है, डेटा के अभाव में हम वो कर भी नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि आपने देखा होगा कि जो कोर्ट रूम से लेकर जजों तक के आवास हैं, वहाँ पे क्या है, खराब बुनियादी ढांचे होते हैं, तो उनमें भी लोग कई कम तरीके से आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, अभी हाल ही में अदालतों की सुरक्षा है तो एक अलग सुरक्षा बल की बनाने की भी बात कही गई है। क्यों हुआ क्या है कि अभी क्या होता है, जैसे जितनी लंबी याचिकाएं लंबित हो रही हैं, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, न्यायाधीशों क्या है उनके ऊपर क्या हो रहा है, हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका अगर हाल ही में उदाहरण देखा जाए तो झारखंड में क्या हुआ था, जो वहाँ के न्यायाधीश थे उत्तम आनंद, उनको क्या हुआ था, सुबह जब वॉकिंग करने निकले उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था कि ये आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पे कोई क्या हुआ तो स्टेयरिंग फेल नहीं थी, बल्कि वो पीछे दौड़ रहे थे, पीछे से आके टेम्पो टक्कर मारी और खुलेआम उन्हें मार के चला गया, उनकी मौत हो गई। शीर्ष अदालत ने अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बोला है, जैसे आपको पता है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स होता है, उसी तरह उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा ही कोई एक नया फोर्स बनाया जाए जो केवल किसी करे, न्यायाधीशों का गठन सुरक्षा करे और केंद्र सरकार उसको गठित करे। आइए बात करते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में। जो टॉपिक इसका लिंक है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अविकल्प तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो जो गोरखा लोग होते हैं जो असम की साइड रह रहे हैं, तो उनके ऊपर एक बात की गई है, उनमें कोई भी मामला आता है तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, पुलिस उसे फॉरेन ट्रिब्यूनल के अधीन भेज देती है। क्यों भेजती है, उसका पृष्ठभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड होता क्या है। आपको पता है राज्य की जो पुलिस क्या राज्य का विषय होता है, उन्होंने देखा कि अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा था कि यहाँ पे एनआरसी की गई थी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन देखा गया, रजिस्टर ऑफ सिटीजन देखा गया, और वहाँ पे जिन लोगों के नाम नहीं मिले, जिनको आइडेंटिटी नहीं मिली, पहचान नहीं मिली, और ऐसा लगा कि इंडिया के पास इनके पास इंडिया की नागरिकता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया गया, उनको क्या किया गया, एक फॉरेन ट्रिब्यूनल में भेजा गया, और जो क्या होती है, एक अर्ध न्यायिक संस्थान होती है, उसमें कार्य किया गया। अगर असम राज्य में देखें तो गोरखाओं की जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 में जो सेंसस लिया गया उनके अनुसार असम में 5 लाख से अधिक गोरखा निवास करते हैं, जिसमें अधिकांश क्या है, वो लोग हैं जिनको क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन में इनको लाया गया था और इनको वहाँ पे जॉब दी गई थी फोर्स, आर्म फोर्स में, और उनको वहाँ पे लाया गया। लेकिन 31 अगस्त 2019 में जब क्या किया गया, जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन डाला गया, उसमें क्या देखा गया, लगभग इसमें 22,000 गोरखा लोग शामिल नहीं थे। तो जो अभी तक इंडिया में रह रहे थे, सेवाएं दे रहे थे, वो अचानक क्या हुए, उनके अंदर नागरिकता विहीन वो लोग हो गए, तो उस पर समस्या उठ गई है। अब अभी अगर देखें, जो लोग हम डिक्लेयर्ड जो फॉरेनर हम करते हैं वो कौन से लोग होते हैं, वो ऐसा होते हैं, वो लोग वो होते हैं
कि राज्य क्या करती है, अपनी जो सीमा, जो पुलिस जो है, बाउंड्री शाखा उनकी, उसमें क्या करते हैं, बॉर्डर फोर्स जो होती है उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जितने माइग्रेटेड लोग हैं उनको क्या बोलती है कि आप अपना हमें वो दिखाइए, यहाँ का नागरिकता यानी सिटीजन कार्ड दिखाइए। अगर आप सिटीजन कार्ड नहीं दिखा पाते हैं तो आपको क्या बोला जाता है, उस देश का जो सिटीजन कार्ड आप दिखा नहीं पाते, आपको क्या बोलता है, फॉरनर ट्रिब्यूनल यानी विदेशी अधिकारी द्वारा उनको भेज दिया जाता है, उनको विदेशी घोषित कर दिया जाता है। तो अगर देखें कि जो विदेशी ट्रिब्यूनल है उनको कौन बनाता है, कौन, जैसे विदेशी ट्रिब्यूनल में डिसाइड होता है कि हमारे देश के नागरिक हैं कि नहीं है, यहाँ ट्रायल चलते हैं, तो इन ट्रिब्यूनल को बनाता कौन है, किसके अधीन काम करते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं। और इनको विदेशी अधिकार आदेश 1964 के संशोधन द्वारा इनको बनाया गया था। और ये क्या है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार देता है। तो इसके पास क्या था, पहले के जिला मजिस्ट्रेट, अब जिला मजिस्ट्रेट बनाते, इससे पहले क्या था, एक शक्ति किसमें होती, केंद्र सरकार पास थी, वो इनको बनाता था। आइए देखते हैं उन टॉपिक्स का जिनका लिंक सामान्य अध्ययन 3 से है। तो अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रीफर्निश जीन बैंक की खोला गया, जो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। अगर इसकी बात की तो कहाँ पे है, आईटी, अंतरिक्ष को, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। तो आप क्या देखिए, इसमें देखा है बोतल रखी है, बोतल के अंदर क्या है, इसमें देखा होगा प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो देखते हैं होता क्या है। जीन बैंक की बात की जाए तो जीन बैंक में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप अपना रुपया लेते हैं और कहाँ जमा कर देते हैं, बैंकों में। क्यों, जब आपको जरूरत पड़े आपात स्थिति में, इमरजेंसी में, आप उनको निकाल सकें। ऐसा ही क्या होता है, किसानों से पौधे लिए जाते हैं, किसान या फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, कुछ खास तरह के पौधे चुनते हैं कि इनको रख लेंगे, हो सकता है अगर आपात स्थिति में कहीं किसी तरह खराब हो जाए या इनको ना मिले तो आप उस बैंक से निकाल के इनको दोबारा उपजा सकते हैं। अगर इनके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ऐसे जो दुर्लभ किस्म के पौधे होते हैं, जो बहुत ही रेयर मिलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, प्रिजर्व कर दिया जाता है। क्योंकि आप क्या होगा, इन फ्यूचर आप उनको निकाल कर आपको दोबारा रिप्रोडक्शन में करवा के आपको जो उनको उगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो जेनेटिक वेरिएशन होगा, आनुवांशिक विविधता होगी, वो क्या होगी, उसमें बढ़ने में मदद मिलेगी। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो कुछ विशेष लक्षण वाले जीन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कि वो स्पेशल उनके अंदर कुछ उनके फैसिलिटीज़ हैं या उनके कुछ करेक्टर हैं, तो उनके इसलिए उनको वहाँ पे क्या रखा जाता है। क्यों, अगर कोई महामारी आती है तो वो जीन उसमें उन पौधों और जानवरों का अस्तित्व में संकट होता है, तो स्पेशल जीन है उनको प्रिजर्व कर रखा, उनको बचा के रखा जाए। इसके अलावा क्या होता है, जो किसान क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेम या टिश्यू क्या करते हैं, उनका उपयोग अपनी जो जेनेटिक वेरिएशन उनको बहाल करने के लिए या फिर नई नस्ल बनाने के लिए इन जीन का उपयोग कर सकते हैं। अगर नेशनल जीन बैंक की बात की जाए तो इसको क्या किया गया है, इसको 1996 में बनाया गया है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के थ्रू। और इसमें क्या होता है, जो भारी पीढ़ी के बीज हैं उनको बना के यहाँ प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या होता है, इनमें लगभग 1 मिलियन जर्म प्लांट को सुनिश्चित करने की क्षमता की गई है इसमें, किसमें, नेशनल जीन बैंक में। उसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें विभिन्न फसल समूह जैसे अनाज, नेशनल जीन बैंक में क्या होता है, इनको क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, जिससे कि इनको आगे सुरक्षित रखा जाए। इसमें विभिन्न जो फसल समूह जैसे अनाज होता है, बाजरा होता है, औषधियाँ होती हैं, सुगंधित पौधे होते हैं, नशीले पदार्थ हैं, आज का इसमें भंडारण किया जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो नेशनल जीन बैंक में क्या हुआ, अभी तक 52 लाख एसोसिएशन को संरक्षित किया गया है, जिनमें क्या हुआ है, 2.7 लाख भारतीय जन्म प्लाज्म है और शेष क्या है, विदेशों से आयात करके उनको यहाँ पे रखा गया है। नेशनल जीन बैंक में सुविधा देखी जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आप सीड जीन बैंक में -80 डिग्री सेल्सियस तक चीज़ों को रख सकते हैं। क्रायो जीन बैंक में -170 से लेकर -196 डिग्री सेल्सियस तक की चीज़ों को रख सकते हैं। इन विट्रो जीन बैंक में 25 डिग्री सेल्सियस तक की चीज़ों को रख सकते हैं। और इसके अलावा फील्ड जीन बैंक की भी बात इसमें की गई है। अगर जीन बैंक की आवश्यकता की बात की जाए तो हमें क्या है, हमारी सरकार ने बोला है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, 2022 तक उनकी आय को दोगुना करना है। इसको क्या हो, इसी में ये इसकी हेल्प करेगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसका आंसर होगा कौन, आरबीआई। मार्च 2021 की समाप्ति अवधि के लिए जो वार्षिक एफआई सूचकांक जो बनाया गया है, वित्तीय समावेशन सूचकांक, वो हमारा 53.9 था, जबकि अगर 2017 की बात की जाए तो ये 43.4 था। यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक में जोड़ा जा रहा है। अगर इसके वित्तीय समावेशन सूचकांक की बात की जाए, इसमें क्या है, इसको एक वर्ष पे प्रतिवर्ष को जारी किया जाता है, मतलब, और वो भी जुलाई महीने में जारी किया जाता है। इसके साथ क्या होता है, इससे संबंधित क्षेत्रों के जो वहाँ के लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, विनियामक हैं, उनको क्या होता है, उनके उनसे उनकी राय ली जाती है। उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, इसको मिला के एक सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें टोटल 0 से लेकर 100 तक की संख्याएं होती हैं। तो अगर वहाँ पे 0 है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के अंदर समावेशन बिल्कुल 0 है, और वहाँ का वैल्यू अगर 100 आता है तो यहाँ पे सबके साथ जो होता है, सभी क्या हुआ है, फाइनेंशियली समावेशन उनका हो चुका है। अगर इसमें देखें तो इसके लिए पैरामीटर हम 3 लेते हैं। सबसे पहले लोगों की पहुँच कैसी है बैंकों तक, वो उसका यूज कैसे कर पाते हैं, और सेकेंडली क्या है, यूज और पहुँच के बाद वहाँ पे क्वालिटी कैसी मिलती है। इन 3 आयामों को, एक्सेसिबिलिटी, यूज़ और क्वालिटी की बात की जाती है। और इसका निर्माण
इसको कोई अभी तक किसी भी आधार वर्ष को नहीं बोला गया है, कोई बेस ईयर नहीं है, बस लगातार चल रहा है। तो इसी को आरबीआई ने इंट्रोडक्शन किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इस बात को आप याद रखना। जिसके साथ प्रमुख करंट अफेयर्स उनके एनालिसिस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए है या पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं सीधे नीचे, और आपको उसमें जो सहायता होगी वो की जाएगी। थैंक यू।